नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर चमोली से, जहां पर खराब मौसम, केंद्रीय मंत्री के दौरे में देरी हो रही है। खराब मौसम की वजह से मनसुख मांडविया को आज चमोली से लौटना था देहरादून, लेकिन मलारी में बर्फबारी की वजह से परेशानी आ रही है और खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाया। सड़क मार्ग से मलारी से जोशीमठ पहुंचे हैं मंत्री। तो बिगड़ा हुआ जो मौसम है चमोली का, खराब मौसम की वजह से केंद्रीय मंत्री के दौरे में देरी हुई। मनसुख मांडविया जो चमोली से लौटना था उनको देहरादून, लेकिन मलारी में बर्फबारी की वजह से परेशानी आई। उसके बाद खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाया। सड़क मार्ग से मलारी से जोशीमठ पहुंचे हैं मंत्री। तो खराब मौसम के कारण उनके दौरे में देरी हुई है, हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं पाया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जोशीमठ के दौरे के दौरान नृसिंह मंदिर पहुंचे। इस दौरान मनसुख मांडविया ने भगवान नृसिंह की पूजा अर्चना की। जोशीमठ में आपदा आई है, इस बीच केंद्रीय मंत्री भी मनसुख मांडविया जोशीमठ पहुंचे हैं। तो देखिए, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में नृसिंह मंदिर में वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो नृसिंह मंदिर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और देखिए मंदिर में वो किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की, बैठे रहे श्रद्धा भाव से। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री। हालांकि थोड़ा उनके दौरे में देरी ज़रूर हुई क्योंकि बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं पाया और सड़क मार्ग से उन्हें जाना पड़ा। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। उत्तराखंड के 4 अलग अलग शहरों में मौसम के बदले मिजाज की तस्वीरें आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। कर्णप्रयाग में मौसम का मिजाज बदला, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। उधर चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बड़कोट में भी मौसम ने करवट बदल दी है। यमुना घाटी इलाके में बारिश हुई है और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में भी बारिश हुई है। तो आप देखिए, मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। और चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, बारिश हो रही है। और उत्तराखंड के साथ ही साथ उत्तर भारत में भी इसी तरह की तस्वीरें। लेकिन देखिए, कर्णप्रयाग, बड़कोट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हर तरफ मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। और बारिश के बाद मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होने के चलते मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। राजधानी देहरादून में भी मौसम बदल गया है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई। राजधानी में बीती देर रात से बारिश होने का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश भर में ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है, तो कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। तो आप देखिए, देहरादून का मौसम है। देर रात से ही बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जमकर बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। ये येलो अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश चल रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश जारी है। 31 को मैं कहूँगा कि अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जब आप 1 तारीख अप्रैल में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, पर फिर भी अनेक जगहों तक में वो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने वाली है। इसके साथ ही जहाँ तक वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग रखी गई है। येलो वार्निंग आपकी जो है 30 और 1 तारीख को रखी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं कहीं जो बिजली का गिरने की घटना या फिर इसी तरह ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी आप देखेंगे तो लगातार जो बारिश है वो हो रही है, जिससे जो आम जनजीवन है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ ही चारधाम यात्रा के लिए भी ये बारिश काफ़ी बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि इस महीने चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा की शुरुआत में मात्र 20 दिन का वक्त बचा है। लेकिन बारिश की वजह से जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जानी है रास्तों में, वो सभी और उनमें सब में रुकावट इस बारिश की वजह से पैदा हो गई है। खासकर अगर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की बात की जाए तो पैदल रास्तों में वहां पर सभी तरह के जो 3 सेट हैं वो लगाए जाने हैं। इसके साथ साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना है। पानी, बिजली और सड़क की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना था, लेकिन बारिश की वजह से तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसके साथ साथ ही अगर मौसम जिस तरह से बदला है थोड़ा, क्योंकि 2-3 दिनों से गर्मी हो रही थी, गर्मी के लिहाज से मौसम में
थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फसलों को के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बारिश काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गेहूं की फसल इस वक्त पकने की स्थिति में है और मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्वानुमान जताया है कि भारी ओलावृष्टि हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है, तो गेहूं की फसल को इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं उद्यान विभाग के हिसाब से देखा जाए तो आम की फसल को, लीची की फसल को, सेब की फसल को भी इस बारिश से नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है चारधाम यात्रा के लिए, क्योंकि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना था, लेकिन बारिश की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें वहां पर कर्मचारियों को हो रही हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल तक इसी तरह से मौसम का मिजाज बदला रहेगा, तो यानी कि 2-3 दिनों तक चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फसलों के लिहाज से बारिश काफ़ी नुकसानदायक है, लेकिन मौसम ने जो करवट ली है, जो गर्मी हुई थी, उससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली, मगर उससे पहले मौसम खराब हो गया है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसी को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ यात्रा, पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यात्रा शुरू होने में कम समय बचा है, मगर अभी भी तैयारियां अधूरी हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हर साल केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी तैयारियों और अव्यवस्थाओं के बीच ही शुरू की जा रही है, जिसका नुकसान तीर्थयात्रियों को झेलना पड़ता है। बहुत बारीकी से गौरीकुंड से और केदारनाथ तक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पैदल यात्रियों के लिए जो सुधारीकरण जो रास्ता होना है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है, तो मात्र मेरे हिसाब से 15 दिन शासन प्रशासन के पास 15 दिन है। तो ये सारी व्यवस्था हर साल हम देख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ जो है अव्यवस्था में ही यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है। हमारे जो 14 और 15 के जो अनुबंध है हमारे लोगों के वास आउट वालों के, तो उनके लिए कितनी व्यवस्था बनी, क्या बनी, क्योंकि प्रशासन का कहना ये था कि आपको अगले साल तक हम पूरी व्यवस्था दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पे आए और एक निराशी समझो कि उनकी व्यवस्था अभी पूरी नहीं बन पाई। इस साल भी उनको ऐसे अधर में रहना पड़ेगा कुछ। और साथ ही साथ हमारे केदार सभा का एक कार्यालय केदारनाथ में बनना था, वो भी हमने भूमि को वहाँ पे देखा है और भूमि का निरीक्षण किया है। आगे अधिकारी लोगों से वार्ता की है कि हमारा कार्यालय भी जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित डिमरी जुड़ गए हैं। रोहित, जो तैयारियों में कमी की बात तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं जो चुनौती बन सकती हैं यात्रा में? जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यहाँ पे मौसम खराब हो रहा है। मौसम के कारण जो केदारनाथ पैदल मार्ग है, लिंगतोली से केदारनाथ के बीच की दूरी है 7 किलोमीटर की। यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर इस दोबारा से बन गए हैं। लगातार वहाँ पे एक सप्ताह की हम बात करेंगे तो लगातार बर्फबारी हो रही है। उस बर्फबारी में भी जो मजदूर हैं वो बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। लगातार ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते जो मजदूर निर्माण कार्य के लिए केदारनाथ धाम गए हुए थे वह भी वापस लौट आए, क्योंकि लगातार वहाँ पे केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। करीबन 200 से 250 मजदूर गए, जिनमें से 50 से 100 मजदूर ऐसे हैं जो काम न होते हुए वापस हो गया। जो अन्य मजदूर हैं वो बर्फ को साफ करने लगे हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों की टीम भी कल केदारनाथ धाम गई थी और उन्होंने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की स्तर की ओर से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, रास्ता भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा पुनः निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाए हैं। तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे में जो प्रशासन के सामने चुनौती है वह बन गई है। केदारनाथ धाम में चारों ओर धाम के 1 से 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। इसको भी साफ करना सबसे बड़ी चुनौती। अभी पेयजल की व्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में होनी, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी, इसके अलावा जो अन्य जो व्यवस्थाएं होनी वह समय से की जानी जरूरी है, क्योंकि 21 तारीख को बाबा केदार की डोली अपनी 40 असल ओंकार से मंदिर से रवाना होगी और 25 तारीख को कपाट खुलने। तो ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। भले ही पैदल मार्ग के निचले असर की हम बात करेंगे, गौरीकुंड समुदाय की बात करेंगे, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है तीर्थ यात्रियों के लिए। पर लेकिन यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में भी प्रशासन के सामने दिक्कतें हो रही है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण काम है जो अभी भी होने हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण काम है जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं और इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है। शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, जिससे चारधाम यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर टिहरी में चारधाम यात्रा को जोड़ने वाला एकमात्र पुल जो जर्जर स्थिति में है। मगर ऐसे में लोगों को आशंका है कि अगर यात्रा सीजन में इस पुल से वाहन गुजरते हैं तो हादसा हो सकता है। ये पुल चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव घनसाली के भिलंगना नदी पर बना हुआ है। आप देखिए चारधाम यात्रा की जो तैयारियां सरकार बताती है कि हमने पूरी कंप्लीट कर दी हैं, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट कहाँ करी हैं। घनसाली मुख्य बाज़ार है, कम से कम ये मान के चलिए आपके जब उत्तरकाशी से यात्रा चलती है तो सबसे बड़ा बाज़ार घनसाली बाज़ार है।
और इन्होंने जो यात्रा को डाइवर्ट किया है लमगांव होते हुए चमेला बाजार से होते हुए घनसाली से, तो एकमात्र पुलिया यही है, यही एकमात्र ऐसा पुल है जहाँ पर कि कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ पर डे यहाँ से गुजरेंगी, और कोई पुल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 टन, तो आपने भाई आजकल कम से कम 5 टन 10 टन का तो एक ट्रक का लोड है। ये फीडबैक मिला था कि पुल में कुछ समस्याएं आ रखी हैं, तो इसमें विभाग से बात हुई है, उनके एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने ऑलरेडी उसका मुआयना कर लिया है। तो फिलहाल वो यात्रा के लिए उन्होंने बताया कि ये सुरक्षित है। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोडेड व्हीकल्स हैं, हैवी लोडेड, वो एक बार में एक ही जा सकते हैं। और वैसे भी ये पुल का एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि हैवी व्हीकल्स या कोई भी व्हीकल्स एक बार में एक ही पास होना चाहिए। और केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत नाराज हैं। ब्यूरोक्रेसी के रवैये से नाराज हैं शैला रानी रावत। अधिकारी विधायकों के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते, उनका ये कहना है। विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में ये मामला उठाया जाएगा, ये शैला रानी रावत ने कहा है। तो केदारनाथ से विधायक हैं भाजपा की शैला रानी रावत, वो ब्यूरोक्रेसी से नाराज हैं और उन्होंने कहा कि अधिकारी विधायकों के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के टकराव की कोई पहली घटना नहीं है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी ऐसी आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा मनमानी हरकत करती है? क्योंकि केदारनाथ से भाजपा की विधायक हैं शैला रानी रावत, अगर वो विपक्ष की होती तो एक बार माना जा सकता था कि आरोप है। लेकिन बीजेपी विधायक ये कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अधिकारी हैं विधायकों के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं। वो आज मैं देख रही हूँ उत्तराखंड में प्रोटोकॉल वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो है अधिकारी वर्ग हावी है ही, और उसको थोड़ा सा भी हमारा प्रशिक्षण भी है 8, 9, 10 में, वहाँ भी हम उस मुद्दे को रखें। क्योंकि विधायक क्षेत्र की समस्याओं को लेके आते, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं है उनका कि जरूरी है कि हम समस्याएं बोले, क्षेत्र की समस्या, और हर विधायक के क्षेत्र की समस्या अलग होती। तो जब अधिकारी उस पर जोर ही नहीं देगा तो काम कहाँ से होगा? क्योंकि काम तो अधिकारी को करना है। तो प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। और गर्मी के मौसम की शुरुआत अभी हुई है, मगर उससे पहले ही पहाड़ के लोगों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई। आपको बता दें कि बिजली की बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। तो बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन पहाड़ के लोगों को बड़ा झटका बिजली का लग गया है। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के लोगों को लगा बिजली का झटका। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं कि नई दरों के बाद आपको किस तरह से बिजली का बिल देना होगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल पर उपभोक्ताओं को 5 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। विद्युत विनियामक आयोग की ओर से सरचार्ज की वसूली को मंजूरी देने के बाद ये ऐलान किया गया है। विभाग का कहना है कि सरकार को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे सरकार पर 1355 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसे लेकर आयोग में काफी लंबी सुनवाई चली। प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद 379 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दी गई है। ऊर्जा प्रदेश की बात होती है, ऊर्जा प्रदेश था, लेकिन 2006-07 तक ऊर्जा प्रदेश था जब हमारे पास अपनी जनरेशन कंजम्पशन से ज़्यादा थी। बट वर्ष 2007 के बाद जैसे जैसे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो आज की डेट में जो बताया गया आपको कि सिर्फ जो हमारी जनरेशन हो रही है वो सिर्फ 30% हो रही है, बाकी 70% जनरेशन जो है पावर हमें बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ती है। घरेलू बिजली के साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक बिजली कनेक्शन धारकों पर सरचार्ज बढ़ाया गया है। गैर घरेलू श्रेणी के 4 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं पर 30 पैसे का सरचार्ज प्रति यूनिट लगाया गया। वहीं 25 किलोवाट और इससे अधिक क्षमता वाले कनेक्शन और LT-ST उद्योगों पर 62 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ाया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिजली महंगी हो गई, इस पर क्या कहना है पहाड़ की जनता का, ये भी देखते हैं। बिजली सब चीज़ है, अगर बिजली है तो सब चीज़ है। आप दाम बढ़ जाएगा तो आदमी क्या करें ना। पहाड़ों में तो ये बिजली महंगी होने के बाद भी लाइट नहीं चलती है वहाँ। बिजली क्या, ये तो सभी की दाम बढ़ रहे हैं भैया। बिजली क्या, पढ़ाई देख लो बच्चों की, नौकरी तो है नहीं, पढ़ाई देख लो, उन पर किताबों पर टैक्स है, कॉपी पर टैक्स है, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो महंगाई नहीं हो रही है। महंगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं है,
महंगाई के साथ साथ हमारी इनकम बढ़े, साथ साथ हमारे रोजगार बढ़े, तो हमें पता नहीं चलता। परंतु पिछले 8 वर्षों से ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि हमारी जो आय है वो तो बढ़ नहीं रही है। जो हमारे कमाने वाले हुआ करते थे घर में, उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। और बिजली की दरें बढ़ने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्या कहना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, दिखाते हैं आपको। प्रदेश में ये चौथी बार एक ही साल में दाम बढ़ाए गए हैं और ये दाम कब नहीं बढ़ाए, 13.2 की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उपभोक्ता जो पहले से ही महंगाई से त्रस्त है उसको और परेशान करने का काम है। कैसा ऊर्जा प्रदेश है जिसमें हम ऊर्जा पैदा करते हैं, दूसरे राज्यों को दे रहे हैं, लेकिन अपनी आवाम को देने के लिए तैयार नहीं है। जिनसे आपने 1 यूनिट बिजली भी नहीं ली और उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान पिछले वर्ष किया है। क्या उस भुगतान का जो घाटा है उसको आप आम जनता के सिर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बिजली के दाम बढ़ा करके सरकार महंगाई की मार कर रही, जबकि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी और भगवंत मान की सरकार वहां की जनता को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करा रही है। तो सरकार अपना वित्तीय प्रबंधन ठीक करके जनता को महंगाई की मार से बचाने का काम करे। किच्चा पुलिस ने कुमाऊं में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आ रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी किच्चा के कुख्यात बदमाश सिमरनजीत सिंह की हत्या करने की तैयारी में थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही 190 मीटर लंबे पुल का भी निर्माण चल रहा है। इन दोनों के बन जाने से इस मार्ग पर आवाजाही करने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। निर्माण कार्य 2024 के आखिर तक पूरा होने की बात कही जा रही है। हल्द्वानी में नगर निगम ने ऐसे लोगों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है जो अपने घरों का कूड़ा नालियों में फेंकते हैं। नगर निगम का कहना है कि जब घरों से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, फिर लोग घरों का कूड़ा नालियों में क्यों फेंक रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर लोगों ने अपनी आदत में सुधार नहीं किया तो कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा उठा कर ले जाएंगे और जिनकी गलती के कारण कूड़ा सड़क पे आया उनको भी दंडित करेंगे। लेकिन जो लोग नालों में कूड़ा फेंकते हुए पाए जाएंगे उनमें हैवी जुर्माना किया जाएगा, 25,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। और अगर स्थिति में सुधार नहीं हो तो मैं FIR भी कराने से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि नालों में कूड़े फेंकने से नाले जाम हो रहे हैं। उधर उत्तरकाशी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नगर पालिका ने कूड़े की छटाई के लिए टेंडर जारी कर दिया है। पालिका ने 72 लाख रुपए की कूड़े की छटाई करने का काम देहरादून की एक फर्म को दिया, जिससे अजैविक कूड़े का निस्तारण हो सके। 4 धाम यात्रा के दौरान कूड़े की समस्या बढ़ जाती है और उस समय बड़ी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होता है। पिछले 5 साल से कूड़ा तांबा खानी सुरंग के बाहर वाले पुराने मार्ग पर डाला जा रहा है। करीब 300 मीटर क्षेत्र में यहां पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। तो देहरादून की एक फर्म को टेंडर दिया गया है। देहरादून की फर्म को टेंडर दिया गया और 4 धाम यात्रा के समय में ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली न्यायिक सेवा में चयन होने पर अनुज्ञा चौहान पहली बार जौनसार पहुंची। जौनसार पहुंचने पर लोगों ने अनुज्ञा और उनके माता पिता का भव्य स्वागत किया। अनुज्ञा और उनका परिवार महासू महाराज के दर्शन के लिए भी पहुंचे, जहां मंदिर समिति ने अनुज्ञा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पूजा अर्चना करने के बाद अनुज्ञा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देती हैं, शिक्षक और क्षेत्र के देवता महासू महाराज को देती हैं। अनुज्ञा चौहान चक्राता तहसील के जोगियों गाँव से, जिनका चयन अभी दिल्ली हाईकोर्ट में जज के पद पर हुआ है। माता पिता को और अपने साथ में जुड़े हुए सब लोगों को, मेरे गुरुओं को, मेरे टीचर्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे पूरे परिवार को, इन सब लोगों ने मेरा मनोबल बनाए रखा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और साथ ही में मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने मेरी खुशियाँ चौगुनी कर दी, मेरे साथ मुझे इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।